अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि 100 रुपए दर्जन चूड़ियां खरीद कर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को पहना देनी चाहिए, क्योंकि नाजिम जोखियो कत्ल केस का फैसला हो गया, गरीब जान से गया, फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम खामोश तमाशाई बना देखता रहा। किसी की अयाशी ठहरी, मगर गरीब ने अपनी जान को कुर्बान करके पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को और इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इमरान खान की पार्लियामेंट में वापसी, शहबाज शरीफ दोबारा लंदन क्या लेने आए और हुकूमत बचाओ मुहिम बड़े जर्नैलों के लिए बड़ी पेशकश हो रही है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर अहम शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात हुई, नून लीग क्यों परेशान है और क्या अंदेशा और खदशात जो हैं उसका इजहार किया गया कुछ लोगों के पास बैठकर, और आर्मी चीफ की तैनाती और हकीम सनाउल्लाह के खदशात और सियासी वारदात से भी पर्दा उठाएंगे। और फिर मरियम के शौहर का अदालत के अंदर हमला, 5 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। और फिर एक सिटिंग जज ने इंपोर्टेड को मोहतात रहने का एक मशवरा भी दिया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, व्यूअर्स, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक खबर हाईलाइट हुई है जिसे इमरान खान साहब से मंसूब किया जा रहा है। कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई, जो रिपोर्ट होता है मीडिया के अंदर इसे ट्विस्ट करके पेश किया गया और वो सियासी पिच जिस पर इस वक्त इमरान खान खेल रहे हैं उसे कमजोर किया जा रहा है और इमरान खान के बयानी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की खबरें पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अब हाईलाइट की जा रही हैं। इमरान खान ने इस खबर के मुताबिक असम्बली में वापसी अमरीकी साइफर की तहकीकात से मशरूत कर दी है। अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए तो असम्बली में वापस आ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब और कैसे खराब हुए। अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की जरूरत होती है। हम अपोजिशन में हैं तो अपोजिशन में रहते हुए ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इसके पास तमाम इख्तियारात हैं, खित्ते में सबके साथ मुल्की मफाद के तहत ताल्लुकात चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत मईशत को ऐसे मकाम पर ले आई कि दवा की बजाय अब सर्जरी की जरूरत है। मिफ्ता इस्माइल कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से करना चाहते हैं। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई थी, इसलिए गलतियां हुई। मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। देखें, इसमें से बहुत सारी बातें इमरान खान आज नहीं बहुत दफा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी पार्लियामेंट में वापसी की, याद रखिएगा ये बात बहुत पहले हो रही थी, आज की नहीं है। अब खान साहब इस अपने मौकिफ से पीछे हटे तो उन्हें सियासी तौर पर नुकसान होगा। पार्लियामेंट में वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि पार्लियामेंट के बारे में वो ये कहते हैं कि जहां पर चोर और डाकू बैठे होंगे और जिसका अपना कोई वजूद ना हो, तो हम किस सूरत में उस पार्लियामेंट में वापस जाएं। और आपको याद होगा इमरान खान ने जब उनकी हुकूमत को गिराया गया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। और अब मीडिया के जरिए खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि शायद इमरान खान आज ये बात मान चुके हैं। आपको याद होगा सेनेटर फैसल जावेद ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये बात कही कि इमरान खान डी चौक में हल्फ लेंगे और बहुत जल्दी कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये बात कही। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने भी मशवरा दिया कि आप वापस पार्लियामेंट में जाएं। यानी कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर हो रही थी जिसके ज़रिए इमरान खान को एक ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, इमरान खान ने पहले भी ये बात मुतादिद दफ़ा कही, आज भी वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को माइनस नहीं किया जा सकता और हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत का है, जो उनकी इस वक्त बी टीम बनी हुई है। ऐसे रिमार्क्स जो उन्होंने दिए उससे ये तासुर मिल रहा था। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात व्यूअर्स इसके अंदर ये है कि इमरान खान ने इस गलती का एतराफ़ पहले भी किया था कि हमारी ये पहली हुकूमत थी, तजर्बा नहीं था। ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने अपनी इस गलती को तस्लीम किया। और याद रखिएगा, इसकी मिसाल खान साहब पहले भी दे चुके हैं। और दुनिया में क्या होता है कि शेडो मिनिस्ट्रीज होती हैं, आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है, पहले से रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। हुकूमतें इस तरह चलती हैं जहां पर निज़ाम मौजूद हो। ऐसा नहीं होता कि रात की तारीकी में अदालतें खुलें और आपकी हुकूमत को घर भेज दिया जाए और बाद में मुल्क का चीफ जस्टिस आपको भाषण देता फिरे कि जाओ पार्लियामेंट में, और आपके उस बयान को और उस पोजीशन को कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। तो व्यूअर्स, इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आज भी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो हम इस पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएंगे। याद रखिएगा कि 2/3 अक्सरियत ना मिली तो इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। जाएंगे जरूर, लेकिन वो अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि फैसले
लोगों की मर्जी से फिर किए जाते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं होते, वो पॉपुलर फैसले नहीं होते। और इस बात का जिक्र इमरान खान ने मुतअद्दिद दफ़ा किया कि कभी कोई हमें ब्लैकमेल करता था, कभी आज हम आपके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हमारी इतनी मिनिस्ट्रीज दे दो। कमज़ोर हुकूमतें कमज़ोर फैसले करती हैं, पॉपुलर हुकूमतें पॉपुलर फैसले करती हैं। इसीलिए 2/3 अक्सरियत हासिल करना इमरान खान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और याद रखिएगा, मुझे बहुत खुशी हुई, हमने 2 रोज़ पहले ये बात कही कि इलेक्शन 6 दिन बाद हों, 8 दिन बाद हों, 6 महीने बाद हों, साल बाद हों। और आज मैं ये बात करता हूं कि इलेक्शन चाहे 5 साल बाद भी हो जाएं, जितना मर्जी लिंगर ऑन किया जाए, दुनिया के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने और इस सिस्टम की असल हकीकत जो है वह यहाँ हो गई। इमरान खान ही पाकिस्तान में अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा, 2/3 अक्सरियत वो हासिल करेंगे। और ये बात PTI ऑफिशियल ने अब से तकरीबन कोई 23 घंटे पहले जो है इसे ट्वीट भी किया। और ये वही बयानी है व्यूअर्स जो हम आपके सामने मुसलसल जो है वो रख रहे हैं। दूसरी खबर आपको बताते चले लंदन से, शहबाज शरीफ साहब लंदन अब करने क्या हैं। पहले तो जो मुतालबात थे पूरे नहीं हुए, आपने देख लिया कि डेडलाइन ख़त्म हो गई। 4 मुतालबात थे, 7 दिन की डेडलाइन। मीडिएटर आरिफ अलवी साहब बने हुए थे, आपने बात नहीं मानी। इमरान खान साहब अब बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। रहीम यार खान का जलसा बहुत ही आम है, लायामल दे दिया जाएगा। अब फैसला इस बात का करना है, नंबर 1 कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे कि नहीं होंगे और इमरान खान की बात को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। याद रखिएगा कि इलेक्शन वक्त पर होने से पहले इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना, वो नवाज शरीफ और मरियम के केसेस थे। और इसहाक डार को रिलीफ मिलना अब इस चीज़ की कड़ी है कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो शायद इसको रिकंसिडर्ड भी किया जा सकता है। और कितनी जल्दी ऐलान होगा इसका फैसला होना भी बाकी है। और तमाम लोग समेत इमरान खान के पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जिससे उन्होंने कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है, तो ये किरदार क्या यहाँ पर अपना जो असर रसूख है वो इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी टू एंड PTI's गवर्नमेंट टू पंजाब विल आल्सो बी डिस्कस्ड, ये दूसरा नुक्ता है जिसके बारे में बात होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हमजा शहबाज की हुकूमत को लाया जाए, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है और इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी इलेक्शन होने जाएंगे, केयर टेकर सेटअप जो है वो आपकी मर्जी का नहीं होगा, वो किसी और की मर्जी का होगा। और फिर आपकी पेनिट्रेशन सिस्टम में उस तरह की नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये बात जान गई है कि इलेक्शन जब भी हुए इमरान खान ने जीतना है। इमरान खान को हराने के लिए सिर्फ एक रास्ता इख्तियार किया जा सकता है और वो है धांधली का। और धांधली करने के लिए आपको हुकूमत को अपने कंट्रोल में दोबारा करना होगा और इसीलिए गौर किया जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि 5 के करीब लोगों की रुकनीत जो है वो कुछ 15 सेशंस के लिए मुअत्तल है। और इस दौरान तरीके अदम एतमाद जो है वो अगर आती है तो नंबर आपके पूरे नहीं होंगे, क्योंकि 5 नंबर कम हो जाएंगे, 5 अफराद कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने के लिए इसे दोबारा पेश नहीं किया जा सकता। इस पर ब्रीफिंग भी इमरान खान साहब को जो है वो दे दी गई है। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, फिर इसहाक डार के साथ किस तरह की सेटिंग होनी है और इसहाक डार का क्या किरदार होगा आने वाले दिनों में, पाकिस्तान के अंदर केसेस को कैसे लेकर चलना है, लीगल फ्रंट के ऊपर बात होगी। और अशतर उसाफ साहब को भी फ़ोन पे लिया जाएगा इस मीटिंग के अंदर। और फिर दूसरी तरफ इसहाक डार वफाक में बैठेंगे, पंजाब में बैठेंगे और फिर कौन से ऐसे ख़तरात हैं जिनके हवाले से इसहाक डार को जो टास्क दिया जाएगा कि आपने उसको रिपेल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसहाक डार साहब भी उन लोगों में से हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ये कहते रहे कि इन्होंने मुल्क की मईशत को जो है वो डिबो दिया। और सबसे अहम ये, जुजू चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ऐवान सदर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की तफसीलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और नून लीग की बेचैनी और परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। जवेद लतीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी जिसमें उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल्स को साबित करना होगा कि वे न्यूट्रल्स हैं और लाडले को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। और सबसे अहम बात व्यूअर्स ये है कि मुस्लिम लीग नून के लाडले सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस के जरिए इस मुलाकात का एक नया एंगल जो है वो कौम के सामने रखा जा रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये मुलाकात इमरान खान की ख्वाहिश पर हुई और जो गुजारिशात इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ के सामने रखी गई उन्हें तस्लीम नहीं किया गया। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, जो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। और आपको ये बता दूं कि हकीम सनाउल्लाह
कि आर्मी चीफ की तैनाती और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से बुखलाहट और बेचैनी में इजाफा हो रहा है। गो के एक प्लान तरतीब दिया गया है और ये कहा गया है कि जितनी भी एफसी के नफरी आपको चाहिए होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जबकि केपी की तरफ से वफाक को पुलिस फराहम करने से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया है कि ये हमारी अपने सूबे की सिक्योरिटी के लिए है, हम आपको नहीं दे सकते। अब लिहाजा एक नया प्लान तैयार करना है और लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को किस तरह खुश करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान के मौकिफ को कंसिडर किया जाने लगा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने यह कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान का दबाव अगर तस्लीम किया गया तो इससे इदारे की तबाही होगी। अगर दबाव में आकर सरबराह की तैनाती कबल अज वक्त या मौखर की गई तो यह इस इदारे और मुल्क की तबाही से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यह गलत रवाज डाला जा रहा है, इसको यहीं पर दफन करना होगा। इमरान के इस मुतालबे पर कतन आर्मी चीफ की तब्दीली पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, यह वक्त पर अपने तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। वो सबसे अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने होनी चाहिए और अगर की गई के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि ये तैनाती उनकी अपनी हुकूमत ने करनी है, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना है, तो वो धमकी और खदशात का इजहार क्यों कर दे रहे थे और ये किसके लिए था? पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए पैगाम था या फिर लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को बता रहे थे या फिर इंपोर्टेड हुकूमत में जितने भी जो रिंग मास्टर हैं इस पूरे निज़ाम को बिगाड़ने वाले, उनको ये पैगाम दिया जा रहा था। एक उन्होंने बुखलाहट का इजहार किया और आपको ये बता देते चलें कि ऐसी ही बुखलाहट वो इमरान खान के इस्लामाबाद की तरफ मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से भी दिखा रहे हैं। कभी वो दो सूबों को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने वफाक के कहने के ऊपर पुलिस की नफरी उनके हवाले ना की गई तो शायद दोनों सूबों के अंदर गवर्नर राज का ऑप्शन भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी लॉन्ग मार्च के शुरुका को वो संगीन नताइज की धमकियां देते हुए आपको नजर आएंगे। और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो लाहौर में की गई, इसमें भी उन्होंने धमकी अमेज जो उनका लहजा था वो उसके जरिए कुछ लोगों को मरूब करने की कोशिश जो है वो की है। मिर्जा को बताते चले कि हकीम सनाउल्लाह ने यह भी अंदिया दिया है कि आइंदा इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस आ जाएंगे। मेरा इस हवाले से मैं बहुत क्लियर हूं, मैंने पहले भी कहा था कि इसहाक डार उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे जब तक उनके केसेस का कोई मामला जो है किसी किनारे नहीं लग जाता और फिर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता। यही हाल नवाज शरीफ का भी होगा, जब तक उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई ग्राउंड सेट नहीं होगी, स्टेज नहीं लगेगा, इमरान खान के हवाले से कोई उन्हें यकीन दहानियां नहीं करवाई जाएंगी, वो पाकिस्तान कभी भी नहीं आएंगे। और फिर से एक और भी खबर है, सलीम साफी साहब ने कुछ सफाइयां पेश की हैं इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात और इसके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर असरात, किसने मुलाकात की, किसके घर कौन गया, क्या गुजारिशात रखी गई और फिर जनरल फैज हमीद का नाम क्यों लिया गया, नवाज शरीफ जैसा हाल होगा, ये बातें क्यों कही गई और फिर कौन खुफिया मुलाकात करके आया इमरान खान से और फिर उसे बतौर एक रास्ता बनाया गया आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए। मुलाकात की हकीकत क्या है, हम आपको अपने प्रोग्राम में ऐसी मुलाकात की तफसीलात पहले भी दे चुके कि सदर मुमलिकत ने अपनी मफाहमती कोशिशों के ये सिलसिले में पहले इमरान खान को राजी किया और बाद में ये भी हम आपको बता चुके हैं कि पार्टी के एक बड़े बुजुर्ग होने की हैसियत से सदर आरिफ अलवी की दरख्वास्त को इमरान खान ने उसका एहतराम किया और फिर सदर आरिफ अलवी की दरख्वास्त पर इमरान खान इस मुलाकात में शरीक हुए और इस बड़े मेहमान की बात को सुना गया, आर्मी चीफ की बात को सुना गया। लेकिन इस मुलाकात के बाद भी इमरान खान ने गैर मुल्की साजिश और उनकी हुकूमत को उल्टाने वालों के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, वो आज भी कायम है उसके ऊपर। हत्ता कि ये खबर भी मैंने आपके सामने रखी कि इमरान खान ने ये बात अपने तमाम पार्टी वर्कर से कहा कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं करने क्योंकि इससे उनकी तहरीक को नुकसान पहुंचेगा और जो लोग डायरेक्ट मुलाकातें जाकर कर रहे हैं वो भी बाज रहें, क्योंकि मैं किसी की बात जो है वो नहीं सुनूंगा बल्कि उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा। अब कुछ सवालात हैं सलीम साफी साहब के लिए और उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि मुलाकात हुई और जिसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐवान सदर में आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात क्यों और कैसे हुई और इसका क्या नतीजा निकला। नंबर 2, क्या फौज के तर्जुमान ये वजाहत जारी करके गलत फहमियां दूर करेंगे कि यह मुलाकात किसी की ख्वाहिश पर हुई, इमरान खान की ख्वाहिश थी या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की या आरिफ अलवी साहब की। नंबर 3, क्या यह मुमकिन है कि इस मुलाकात में इमरान खान इस पोजीशन में हों कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की पेशकश करें, क्योंकि ऐसी डायरेक्ट पेशकश कही नहीं गई थी
بلکہ کہا گیا تھا کہ مؤخر کر دیں۔ نمبر 4، کیا اس الزام کی وضاحت ضروری نہیں کہ عمران خان نے چیف سے ملاقات کرنے کے لیے زلمِ خلیل زاد کے ذریعے بھی کوشش کی؟ کیا ذمہ دار حلقے صحافی کی اس بھونڈی منطق پر یقین کریں گے، اور کیا اس کی کوئی باقاعدہ ایکسپلینیشن دی جائے گی، کیونکہ خفیہ ملاقات کا ذکر کیا گیا؟ نمبر 5، کیا ایوان صدر اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ صدر عارف الوی عمران سے ملاقات کی درخواست لے کر آرمی چیف کے گھر گئے، اور اگر اس میں حقیقت ہے تو آرمی چیف DGI/SPR اس کی وضاحت دیں گے؟ نمبر 6، یہ سوال بھی جواب کا تقاضا کرتا ہے کہ آرمی چیف وزیراعظم سے اجازت لے کر عمران خان سے ملاقات کرنے ایوان صدر گئے؟ اور نمبر 7، کیا عمران خان آرمی چیف سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ MQM اور باپ پارٹی کو الگ کر کے حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جائے اور فوری انتخابات کروا دیے جائیں؟ کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ اور پھر یہ ملاقات کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان نے جو پہلی بات کہی اس ملاقات کے اندر کہ جلد سے جلد ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں، الیکشن کمیشن کو بدلا جائے۔ اور نمبر 8، کیا یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف عمران خان سے یہ کہیں کہ فوج ان سے بھٹو اور نواز شریف والا سلوک نہیں کرنا چاہتی؟ کیا فوج اعتراف کر رہی ہے کہ انہوں نے بھٹو اور نواز شریف سے ایسا سلوک کیا؟ ویورز یاد رکھیے گا، عمران خان کی حکومت کو دن رات کی تاریکی میں گھر بھیجا گیا، عدالتیں کھلی اور عمران خان کی حکومت کو گھرایا گیا جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اور پھر یہ جو بات کرنا جو سلیم صافی صاحب صفائیاں دے رہے ہیں یہ بھی غور طلب ہے، اس کے اوپر بھی ایکسپلینیشن آنی چاہیے۔ نمبر 9، کیا چیف نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں؟ کیونکہ یہ بات پاکستان کے طاقتور حلقے جس نے کہا گیا، اور دوسری طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ نمبر 10، کیا عمران خان پر اس الزام کی کوئی وضاحت کرے گا کہ انہوں نے جنرل فیض کے ذریعے چیف سے خفیہ ملاقات کی جھوٹی خبر پھیلائی؟ یہ یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ پشاور سے کالز آ رہی ہیں، آج تک پاکستان کی فوج جو ہے وہ خاموش رہی۔ کیا فوج اور ایوان صدر کے ترجمان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ عمران خان کی پوزیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے فیڈ کی گئی اس طرح کی خبروں کی وضاحت کی جائے، یا پھر اعتراف کر لیا جائے کہ اس طرح کے معاملات میں آج بھی فوج کا ادارہ ہی کار فرما ہے؟ ویورز، پاکستان میں خان صاحب نے جس طرح حالیہ دنوں میں کہا، آج بھی خبر لگی، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور پہلے بھی خان صاحب بھی کہتے رہے کہ فوج کا کردار پاکستان کی جو سیاست ہے اس سے مائنس نہیں ہو سکتا، آج بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے اندر، پاکستان کے نظام کے اندر آپ کو نظر آئے گی، فیصلہ کرتی نظر آئے گی، اسی لیے انہیں فیصلہ ساز حلقے کہا جاتا ہے، طاقتور حلقے کہا جاتا ہے۔ ویورز، ایک خبر اور ہے، خبریں آج کافی تھی اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی خبریں بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے پاکستان کے اس پورے نظام میں اس کی حقیقت بھی آپ کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کرتے چلیں۔ ایک خبر رپورٹ ہوئی ہے اور یہ حامد خان صاحب کی طرف سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فواد چودھری صاحب ہے نا، اور جہانگیر ترین، علیم خان کے بعد اب فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ عدالتوں کی باری آئے تو فواد چودھری صاحب نے بڑے سخت بیانات دیتے ہیں، اور انہوں نے آئین اور قانون کی متعدد دفعہ تشریح کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب فوج کے ساتھ حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں، جس طرح وہ ایک سٹوری ہے جس میں غیر ملکی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس کا جو معاملہ ہے وہ بھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، چونکہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بیانات دے رہے تھے حامد خان اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب۔ میں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شوگر کوٹڈ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے سخت رویہ اختیار کیا، یہ پولیٹیکل ایک اسے کہنا چاہیے کہ ایک پوزیشن ہوتی ہے، پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور اس طرح سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ باقی پوری جماعت خاموش ہے اور سارے خاموش ہو گئے تو پھر پریشر کیسے بلڈ اپ کیا جائے گا؟ تو اس طرح کے بیانات اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پریشر رہے اور پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی پریشر رہے، کیونکہ خان صاحب کے اوپر الزام تھا نا، اور ٹیکنیکلی خان صاحب نے اس کی معافی بھی جس انداز میں مانگی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور فوج کو جو پیغام بھی دیتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا سیاسی جماعت کے اندر ضرور ہوتا ہے جو اس طرح کے بیانات جاری کرتا ہے تاکہ کسی کی جو خاموشی ہے اسے کوئی کمزوری نہ سمجھ لے۔ اور پھر آپ کو بتائیں کہ جو کمزور حکومتیں ہوتی ہیں نا وہ سہارے تلاش کرتی ہیں، اپنے اقتدار کو طول دیا جا سکے، طاقتور اداروں اور بیوروکریسی کو راضی رکھنے کے لیے کچھ حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح امپورٹڈ حکومت نے
72 افراد پر مشتمل ایک کابینہ بنائیے تاکہ سب کو خوش کیا جا سکے۔ ان دنوں جب ملک دیوالیہ پن کا شکار ہے، عوام کے لیے روٹی خریدنا مشکل ہے، ارکان اسمبلی اور بیوروکریسی کے بعد جرنیلوں کو مراد دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس پر پاکستان کے اگلے چیف جسٹس سے بھی تحفظات جو ہیں وہ جاری کیے، اور خبر کے مطابق وفاقی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرلز اور اس سے اوپر کے تمام جو افسران ریٹائرمنٹ پر 6000 سی سی تک بلٹ پروف گاڑیاں بغیر کسی ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کے درآمد کرنے کی ایک مشروط اجازت جو ہے وہ دے دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد لوگوں نے اسے کافی ذرا کرٹیسائز کیا، اور وہ لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہیں، ہمیشہ بیانات دیتے رہتے ہیں، جب ایک طوفان آیا تو پھر اس کے بعد ایف بی آر کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرلز، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کو ریٹائرمنٹ کے بعد 6000 سی سی تک گاڑیاں منگوانے پر کسٹمز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سمیت تمام ٹیکسوں کی چھوٹ ہوگی۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ 2019 سے کام جاری تھا اور ایسی کوئی بات نہیں، یہ نیا کچھ نہیں ہوا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف سمیت تمام 4 اسٹار جنرل 2 گاڑیاں ڈیوٹی اور ٹیکسوں کے بغیر درآمد کر سکیں گے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرلز، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کو ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیوٹی ٹیکسوں کے بغیر بلٹ پروف گاڑیاں وزارت دفاع کی سفارش پر منگوانے کی اجازت ہوگی۔ یہ وہ خبر ہے جس کے اوپر کافی زیادہ طوفان آیا ہوا ہے، پاکستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، جب پاور آپ کے پاس آتی ہے تو پھر پاور جو ہے اس کو استعمال کر کے اپنے جیسے لوگوں کو یعنی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت نہیں تھا، اور یہ جو سٹوری ڈون میں چھپی ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ کوئی نہ کوئی جو موقف ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک رد عمل آیا، اور پھر انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وہ کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ ججوں، بیوروکریٹس اور فوجی افسران کو کاریں دینا بند کریں۔ سرکاری خزانے میں غریب تو اپنا حصہ ڈال رہا ہے، لیکن وہ پیدل چلتا ہے، سائیکل پر سفر کرتا ہے، وہ پیسہ سائیکل کے راستوں، پیدل چلنے کے راستوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کیا جائے۔ یہی تو اس ملک کا المیہ ہے کہ غریب کی کون سوچتا ہے۔ اور یہ جج صاحب جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اوبیسلی ان کی یہ اگلے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، اور انہی کے فیصلوں پر آئی ایس آئی کو بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ اور اس آخر میں آپ کو بتائیں کہ کیپٹن صفدر اپنے علاقے مانسہرہ میں ایک ریٹائرڈ جسٹس حجاز افضل کے بیٹے سیف حجاز کے ساتھ زمینوں کے کیس میں مقامی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور جج کے سامنے غنڈوں کی مدد سے مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جج کو پولیس طلب کرنا پڑی، اور پھر طاقت ہے نا جی، کیپٹن صفدر کے علاوہ تمام لوگوں کو جو ہے وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ تو یہ نظام ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے، امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ اگر یہ کام عمران خان نے کیا ہوتا یا عمران خان کی پارٹی کے کسی فرد نے کیا ہوتا تو اس وقت توہین عدالت اور پتہ نہیں کیا کچھ لگ گیا تھا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا نا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے جو ماتحت عدلیہ ہے، تو کاش یہاں پر بھی کوئی نوٹس لیا جائے توہین عدالت کا۔ گرفتاری تو ہو گئی، لیکن کوئی جس عدالت کے انڈر آتا ہے اور وہ پوچھے کہ جناب یہ کیا ہوا، اور یہ کیپٹن صفدر کو پیش کیا جائے اور ان کے اوپر بھی توہین عدالت کا کیس چلے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس لیے تو شروع میں کہا تھا، پروگرام کے شروع میں، کہ 100 روپے درجن چوڑیاں پاکستان کی عدالتوں کو دے دی جائیں، کیونکہ قانون اور آئین کا جو مذاق ہے نا، جو کھلواڑ ہوتا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انصاف نہیں ہوگا تو نظام کیسا ہوگا؟ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف نہیں تو اور کون ہوگا؟ تو اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے